दीवानापन एपिसोड 82। अब आगे उसको इतना ज्यादा रिएक्ट करते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जल्दी से बोली, ओके ओके बेटा, सॉरी, मैं नहीं कहूंगी तुम्हें रिधान की बहन। तुम ऐसे नाराज ना हो। जन्नत ये सब सुनकर अब कुछ रिलैक्स हुई, वरना उसका दिमाग ही खराब हो गया था। तभी फिर भावना वहां से उदासी के साथ जाने लगी। उन्हें जाते देख जन्नत को थोड़ा सा सुकून मिला, पर भावना अभी गेट के पास पहुंची थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल गया। रिधान बाहर आते हुए गुस्से के साथ बोला, मॉम नेक्स्ट टाइम से आप मुझे इसका भाई मत बनाइएगा, वरना मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। अचानक से रिधान की आवाज सुनते ही भावना बिल्कुल शॉक होकर अपनी जगह रुक गई और वहीं जन्नत के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो बस दंग रहकर रिधान को ही देखते रह गई। इधर भावना ने तुरंत मुड़कर रिधान को देखा। रिधान को वहां के वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखकर भावना को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो हैरानी के साथ जन्नत की तरफ देखने लगी। उधर जन्नत तो जैसे सदमे में चली गई थी। वो बिल्कुल खामोश थी। उसने भावना से नजरें मिलाई भी नहीं और बस अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे रिधान को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो गुस्से से भावना की तरफ आया और बोला, मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेरी बहन नहीं है। इसे आपने पैदा नहीं किया है, इसलिए इसे मेरी बहन बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगली बार से ऐसा मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आपने गलती से भी मुझे इसका भाई बनाया तो मैं इस लड़की को हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगा। ये सुनते ही भावना हैरान हो गई और बोली, क्या बकवास कर रहे हो रिधान? और मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को जन्नत के वॉशरूम में क्या कर रहे थे? ये सुनकर रिधान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लीं। उधर जन्नत कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप खड़ी रही। तभी भावना ने जन्नत के पास जाते हुए कहा, जन्नत बेटा, तुम ठीक तो हो? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे शक हो रहा है कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ही यहाँ आया था और ऐसे छिपकर वॉशरूम में बैठा था ताकि जैसे ही मैं यहाँ से जाऊं ये तुम पर हमला कर दे। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिधान की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मॉम, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपका बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं, जो आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। भावना ने कहा, मुझे आज भी याद है कि बचपन में तुमने इसे बहुत बुरी तरह से डराया था। उसी दिन से इसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए डर देखा था। अब जब ये वापस यहाँ आए हैं तो तुम फिर से इसे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन रिधान, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। इसे कुछ भी नहीं होगा और अब तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर भावना ने तुरंत जन्नत को अपने सीने से छुपाते हुए कहा, बेटा तुम डरो मत, तुम्हारी माँ जिंदा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। जन्नत को बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो बस भावना के सीने से चिपककर रिधान को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उधर रिधान गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मॉम, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। आप मुझ पर ऐसे शक कर रही हैं जैसे मैं इस लड़की को मार ही डालूंगा। भावना ने कहा, देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगली बार कभी इसके कमरे में ऐसे चोरी छिपे मत आना, वरना मैं तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी। ये सुनकर रिधान गुस्से में वहां से जाते हुए बोला, आपको तो मैं बाद में बताऊंगा। और ये कहते हुए उसने जन्नत की तरफ देखा, जो इस वक्त भावना के सीने में छुपी हुई थी। जन्नत को घूरते हुए रिधान बोला, और तुम्हें तो मैं खास तरीके से समझाऊंगा। तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान किया है ना? बस इंतजार करो और देखो। ये सुनकर जन्नत ने अपनी मुस्कान दिखाई और रिधान वहां से चला गया। उनके जाने के बाद भावना ने जन्नत को प्यार से अलग करते हुए कहा, अगर रिधान तुम्हें परेशान करे तो तुम बिना झिझक मुझे बता सकती हो। ये सुनकर जन्नत ने सिर हिला दिया। भावना ने मुस्कुरा कर कहा, अब जाओ और आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। इसके बाद वो वहां से चली गई। जन्नत ने खुद से कहा, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि शायद मैं फंस गई, पर मुझे क्या पता था माँ रिधान को फंसा देंगी। अब मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिधान ने मुझे परेशान किया तो मैं उसे फंसा दूंगी। ये सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर में सो गई। दूसरी तरफ प्राइवेट विला की कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकी। उस कार में एक लड़की मास्क लगाकर बैठी हुई थी। वो सिर्फ विला को देखे जा रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद उसने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद कॉल पिक हुई तो उस लड़की ने कहा, मैं इस वक्त सूर्यवंशी विला के बाहर हूँ
और वो लड़की इस वक्त इसी विला के अंदर है। उधर से किसी इंसान ने भारी आवाज में कहा, अभी तो काफी रात हो गई है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, लेकिन कल सुबह उस पर नजर रखना। ये सुनकर लड़की ने कहा, लेकिन मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं किसी भी तरह से अंदर जा सकती हूँ। उधर से सामने वाले ने कहा, नहीं, तुम्हें जितना आसान ये सब कुछ लग रहा है उतना आसान है नहीं। वो सूर्यवंशी खानदान है और इस वक्त वहाँ काफी सिक्योरिटी टाइट होगी। तुम जाओगी तो पकड़ी जाओगी। अभी के लिए रहने दो। अगर वो कल अपने काम पर आती है तो वहीं पर तुम अपना काम करना। ये सुनकर फिर लड़की ने कॉल काट दिया और अपने मास्क को ठीक करते हुए विला को देखकर बोली, बहुत जल्द मैं इस पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। इसी के साथ उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। अगली सुबह जल्दबाजी में जन्नत तैयार होकर नीचे आई तो भावना ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम बिना नाश्ता किए कहाँ जा रही हो? जन्नत ने हड़बड़ी में कहा, माँ, मेरी मैनेजर वापस आ गई है। सुबह सुबह उसने मीटिंग रखी है, इसलिए हम सबको जल्दी जाना पड़ रहा है। ये सुनकर भावना ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम अभी के लिए जाओ, पर जल्दी आना। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाऊंगी, लेकिन बेटा कम से कम सैंडविच का एक पीस तो खा कर जाओ। इसके जवाब में जन्नत ने हंसते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, बाय। ये कहकर वो जल्दी से निकल गई और इधर भावना उसे जाते देख मुस्कुराकर बोली, आज मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने जाऊंगी। कैसे अजीब से कपड़े पहनती है, ये तो बिल्कुल लगती नहीं कि सूर्यवंशी खानदान में रहती है। अब मैं इसके लिए फिर से एक्सपेंसिव कपड़े लेकर आऊंगी। ये सब कहते हुए वो मुस्कुराए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर कुछ ही देर में जन्नत कैफे के बाहर पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, आशी भी अंदर की तरफ आ रही थी। आशी को देखते ही जन्नत मुस्कुराकर बोली, हेलो आशी, गुड मॉर्निंग। आशी ने सिर्फ सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। जन्नत ने उसके इस रुख को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने इन सबको इग्नोर करते हुए कहा, शायद ये लड़की ऐसी ही है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती होगी। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। पहले से ही मैनेजर और अनु के साथ सभी मौजूद थे। मीटिंग शुरू हुई। आखिर में मीटिंग के बाद मैनेजर ने कहा, अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं फिर से बेड रेस्ट पर जा सकती हूँ। मेरी गैरमौजूदगी में मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे इस कैफे का अच्छे से ख्याल रखो। ये सुनकर जन्नत, अनु और सभी ने सिर हिलाया। इसके बाद मैनेजर वहां से चली गई। इसके बाद जन्नत कैफे की सफाई करने लगी। तभी अनु ने आशी से कहा, तुम्हारा काम तो वॉशरूम की सफाई का था ना, तुम्हें वहां की सफाई करनी है, जन्नत को कैफे की सफाई करने दो। तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर आशी के चलते कदम रुक गए। वो अपने मास्क को ठीक करते हुए बोली, एक्चुअली मुझे जन्नत के साथ काम करने दीजिए, मुझे उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। ये सुनकर अनु का मुंह बन गया और वो बोली, ये कौन सी बात हुई? तुम्हें मेरे साथ काम करना है क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। ज्यादा जन्नत के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। उन दोनों की बहस देखकर जन्नत उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, क्या बात है? तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रही हो? इसके जवाब में गुस्से से अनु ने कहा, मैं देखती हूँ, ये लड़की जब देखो तब तुम्हारे आगे पीछे काम करने के लिए घूमती रहती है। जब भी मैं इसे अपने साथ काम करने के लिए कहती हूँ, ये मेरी बात नहीं मानती। आखिर ये खुद को क्या समझती है? अनु को इतने गुस्से में देखकर जन्नत ने उसे शांत करते हुए कहा, अनु, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? शायद वो इसीलिए मेरे साथ काम करना चाहती है क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ शिफ्ट में रहती हो और वो तुमसे डर रही है। ये सुनकर अनु ने गहरी सांस लेकर कहा, जन्नत, तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रही हूँ, वरना मैं इसे नहीं छोड़ती। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही जन्नत ने आशी को डांटते हुए कहा, आशी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अनु से कोई बदतमीजी मत किया करो। जैसे मैं सीनियर हूँ वैसे वो भी सीनियर है, इसलिए तुम्हें उसके साथ भी काम करना चाहिए। ये सुनकर आशी ने सिर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। जन्नत ने सिर हिला दिया और दोनों अपना अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ रमन इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, सर, मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आखिरकार मेरी बेटी मिल गई है। उधर से तन्मय ने कहा, हाँ, तुम बिजनेस ट्रिप पर मेरी वजह से गए थे, इसलिए उस वक्त तुमसे बात नहीं हो पाई। पर अब जब तुम इंडिया आ ही गए हो
तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपनी बेटी से मिल सको। ये सुनकर रमन मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। इसके बाद कॉल कट हुई और रमन तेजी से कार ड्राइव करने लगा। तभी अचानक से एक दूसरी कार उसके सामने आकर रुक गई। रमन संभाल नहीं पाया और उसने ब्रेक लगाकर कार को घुमाया। घबराकर उसने सामने देखा और गुस्से में बोला, आखिर ये इंसान कौन है जो ऐसे कार चला रहा है। ये सब कहते हुए रमन गुस्से से कार से बाहर निकला और तुरंत उस दूसरी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या ड्राइव कर रहा था और तुम इस तरह बीच में आ गए। तभी उस कार का विंडो डाउन हुआ और जैसे ही रमन ने अंदर मौजूद इंसान को देखा, वो एक पल के लिए शॉक हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, छोटे सर आप यहाँ। रिधान अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था और तिरछी मुस्कान के साथ रमन को देख रहा था। रिधान को देखकर रमन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप ऐसे मेरे रास्ते में क्यों आ गए। तभी रिधान बाहर निकलते हुए तिरछी स्माइल के साथ बोला, रमन अंकल काफी वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। रिधान की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर रमन ने घबराते हुए कहा, सर आप क्या चाहते हैं मुझसे। मुझे पता है आप यहाँ मुझे देखकर खुश नहीं हैं, बल्कि जरूर कोई न कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर रिधान ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, आप जानते हैं डरता वही है जो गलती करता है। आपने ऐसी कौन सी गलती की है जो आपको हमेशा मुझसे डर लगता है। ये सुनते ही रमन ने नजरें चुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर रिधान उसकी तरफ आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर रमन ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम। आप किस काम की बात कर रहे हैं। रिधान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ऐसा काम है जिसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता और अब आपको ये काम आज और इसी वक्त करना पड़ेगा। ये सुनकर अब रमन के चेहरे पर पसीने आ गए और वो रिधान को बस एकटक देखने लगा। तभी रिधान ने उसके कंधे को पकड़कर अपनी ठंडी आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अगले ही पल हैरानी के साथ बोला, क्या। इधर दूसरी तरफ दोपहर का वक्त हो गया था और जन्नत इस वक्त काम कर रही थी। तभी आशी ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, आप सुबह से काम कर रही हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये सुनकर जन्नत चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ मुझे प्यास बहुत लगी थी। थैंक यू। इसके बाद उसने बोतल से पानी पिया, लेकिन तभी उसने थोड़ा नासमझी में कहा, ये कैसा पानी है, इसका टेस्ट बहुत अजीब है। ये सुनकर आशी उदासी के साथ बोली, आपको पता है ना, मैं बहुत ही छोटे से घर में रहती हूँ और वहाँ के पानी का टेस्ट ऐसा ही आता है। इसीलिए माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से आपको ऐसा पानी नहीं दूंगी। ये कहकर वो अपनी बोतल लेने लगी। जन्नत को काफ़ी बुरा लगा और उसने तुरंत बोतल को लेकर कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे एक्चुअली मिनरल वाटर पीने की आदत है, इसलिए जब मैंने ऐसा पानी पिया तो मुझे बस अजीब लगा। बाकी मैं तुम्हारे गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रही थी। ये सुनकर आशी ने स्माइल के साथ कहा, यही बात तो मुझे आप में सबसे खास लगती है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुराए और वो वापस से पानी पीने लगी। उसे पानी पीते देखा तो आशी के होठों के कोनों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।